नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव नतीजे आने के 11 दिन बाद भी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी हाईकमान इसका फैसला नहीं कर सका है, लेकिन सोमवार को इसका फैसला हो जाएगा कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 सीटों वाले उत्तराखंड में 47 सीटों पर जीत मिली, लेकिन उसके मुख्यमंत्री के चेहरे पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। इस वजह से पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि इस पद पर किस नेता को बैठाया जाए। सोमवार यानी आज विधानसभा सचिवालय में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। दोनों नेता नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक लेंगे और इसमें विधायक दल के नेता का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री निवास पर यूपी को लेकर देर रात तक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चली। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पहल पर यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी विधायक दल की बैठक अब 24 मार्च को होगी और 25 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। हालांकि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से कमान सौंपने और मंत्रियों को जाति समीकरण के आधार पर पद देने का फैसला हो चुका है। अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक लखनऊ में मौजूद रहेंगे। योगी 25 मार्च को शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद राजनीति को अलविदा कह सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चलने लगी हैं। कहा जा रहा है कि एक कार्यक्रम में दिए भाषण में आजाद ने इस प्रकार के संकेत दिए हैं। उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कभी भी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद को पिछले दिनों पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की थी। उन्हें यह सम्मान आज राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। इस उपलब्धि पर गुलाम नबी आजाद को सम्मानित करने के लिए रविवार को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन और वरिष्ठ वकील एम.के. भारद्वाज की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमको समाज में बदलाव लाना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक आप सुने कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और समाज सेवा में लग गया हूँ। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीति इतनी खराब हो गई है कि कई बार शक होता है कि क्या हम इंसान हैं। आजाद ने कहा कि राजनीतिक दल धर्म जाति और अन्य चीजों के आधार पर लोगों के बीच 24 घंटे विभाजन पैदा करने का काम करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चाहे मेरी पार्टी हो या कोई अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टी, मैं उनमें से किसी को भी माफ नहीं कर रहा हूं। नागरिक समाज को एक साथ रहना चाहिए और बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल के लिए 95.41 रुपए चुकाने होंगे, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए 86.67 रुपए देने होंगे। हालांकि थोक या इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए इसकी कीमत लगभग 115 रुपए है। थोक दर और पेट्रोल पंप की खुदरा कीमत के बीच लगभग 25 रुपए प्रति लीटर का बड़ा अंतर है। व्यापक अंतर ने थोक इस्तेमाल वालों को तेल कंपनियों से सीधे बुक टैंकरों के बजाय पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में लगभग 40% की वृद्धि जारी है। यही वजह है कि देश में थोक वालों को बेचे जाने वाले डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता देश है। भारत दुनिया के 40 देशों से अपनी जरूरत का 85% तेल मंगाता है। आर्थिक मामलों के जानकार नरेंद्र तनेजा ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि भारत की विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान था। इस आधार पर कि तेल की कीमतें 70 से $75 प्रति बैरल पर रहेंगी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें 68 से $70 प्रति बैरल से ज्यादा होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी खबर है। बिहार में एक बार फिर नकली शराब का कहर देखने को मिला है। बिहार के कई जिलों में होली के दौरान नकली शराब पीने से 13 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक संदिग्ध हालात में मरने वालों की संख्या 32 है। इनमें भागलपुर में 16, बांका में 12, मधेपुर में 3 और एक शख्स की नालंदा में मौत हुई है। भागलपुर और बांका में एक शख्स की आंखों की रोशनी चली गई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। परिजनों की मौत से गुस्साए लोगों ने कई जगहों पर चक्का जाम भी किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इन लोगों की मौत नकली शराब पीने से ही हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में पुलिस हालात को साफ कर पाएगी। यूक्रेन संकट को लेकर अब चीन की ओर से कहा गया है कि जैसा कि वक्त बताएगा कि चीन इस संकट में इतिहास के सही ओर खड़ा है और उसकी स्थिति अधिकांश देशों की इच्छाओं के मुताबिक है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह दोहराते हुए कि चीन एक स्वतंत्र निर्णय लेगा कि हम हमेशा शांति बनाए रखने और युद्ध का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। वांग ने कहा कि चीन की स्थिति निष्पक्ष है और अधिकांश देशों की इच्छाओं के अनुरूप है।
समय साबित करेगा कि चीन के दावे इतिहास के सही हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चीन को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीनी राष्ट्रपति से घंटों तक बातचीत करने के बाद अब अमेरिका में चीन के राजदूत ने कहा कि चीन रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में हथियार या गोला बारूद के जरिए कोई मदद नहीं करने वाला है। साथ ही चीन दोनों देशों के बीच जारी संकट को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ये बात दोहराई थी कि अगर चीन रूस की युद्ध में मदद करता है, उसे सैन्य साजो सामान देता है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन संकट के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि नेटो और यूरोपीय संघ के सहयोगियों के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड का दौरा करेंगे। इस दौरान वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ रूस के हमले के कारण यूक्रेन में पैदा हुए मानवीय और मानवाधिकार संकट पर किस तरह प्रतिक्रिया दे रहा है। वहीं बुधवार को बाइडेन नेटो और यूरोपीय परिषद के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रसेल्स जा रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं, वो एक के बाद एक शहर पर हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की वार्ता अगर फेल हो जाती है तो ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। रविवार को अमेरिकी न्यूज चैनल CNN से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि बातचीत ही इस युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। इसके साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उनका देश नेटो संगठन का हिस्सा होता तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।